हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है और बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए यहाँ पर हम 20 से 25 वन लाइन फैक्ट या यहाँ से किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने जो वीडियोज अपलोड किया है या जो वीडियोज आपको प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आप लोग हमारे चैनल में जा करके प्लेलिस्ट विजिट करें या हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नोट्स दिया जाता है बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149। ये नंबर है जिसमें आपको प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। छोटा सा अमाउंट चार्ज है जिससे आप पे करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का नाम उपसह संयोजी यौगिक है। इससे अटपटे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बस उम्मीद करता हूं कि जितना मैं बताऊं इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी तैयार करिए, लेकिन इतना तो बनना ही चाहिए। मुख्य रूप से इस चैप्टर का है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। उपसह संयोजी यौगिक के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यदि आपसे बन रहा है मतलब आधा चैप्टर खत्म। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यदि आपसे बन रहा है तो आधा चैप्टर खत्म। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए जायसे लवण का सूत्र है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं के पॉजिटिव है, फिर प्लेटिनम है, Cl3 है, C2H4 का यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ये आपका जायसे लवण है। ठीक, यहाँ पर देखिए Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस। इसका आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताना है। तो यदि मैं इसको यहाँ से तोड़ दूं तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 भाग है, इसलिए आयरन 3 हो जाएगा। फिर इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकालूंगा तो Cn का होल 6 में 4 घटाओगे 2 आएगा तो ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगा। तो ये आयरन है तो आयरन, इसका ऑक्सीकरण संख्या ये 3 होगा। और यहाँ पर हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट। Cn का होल 6 है, 6 में आप 4 घटा दो तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, FeCO का होल थ्राइस। देखो बच्चों, ये आपका कार्बोनिल है, उदासीन है। कार्बोनिल क्या है? उदासीन है, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, इसलिए बच्चों उदासीन का शून्य होता है, इसलिए आयरन का भी यहाँ पर शून्य ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगा। यदि कोई भी हमारे पास उपसह संयोजी यौगिक है उसमें केवल और केवल कार्बोनिल जुड़ा है तब उसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगा, किसी भी यौगिक के लिए हम बात करें। संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किसने दिया? बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। वही है बच्चों, बर्नर ने ही उपसंयोजी यौगिक के बारे में, संरचना के बारे में मतलब एक प्रकार से प्रतिपादन किए। यहाँ पर देखो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, तो यहाँ पर कार्बोनिल 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा। यहाँ पर शून्य देखो, इसका मतलब यहाँ पर निकिल का ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। सीधा फंडा बच्चों, मैंने आपको बताया किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल यदि कार्बोनिल जुड़ा है, केवल कार्बोनिल और कोई लिगेंड नहीं है, तो उस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या शून्य ही निकल कर आएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। इसका नाम यदि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पूछ दिया जाए तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर पोटेशियम का, आप 4 पोटेशियम तो 4 पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, यहाँ पर 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव में +4 घटेगा तो +2 आएगा। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो आयरन का ऑक्सीकरण हो जाएगा आपका +2। इसके बाद अगला जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र बताना है। PH3P होल थ्राइस RHCl, R जहाँ पे एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 वगैरह वगैरह। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार का यौगिक है? तो कार्ब धात्विक यौगिक है। यदि पूछा जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किस प्रकार का यौगिक बच्चों, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक के 2-4 उदाहरण आपसे बनने चाहिए। EDTA एथिलीन डायमीन किस प्रकार का लिगेंड है? तो षटदंतुर लिगेंड है। देखो इसका नाम मैंने पहले बता दिया था, पोटेशियम का पोटेशियम हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट और सेकेंड 6 में 4 घटाओ 2 आ गया। ऐसे लॉजिक से हम कुछ यौगिकों का नामकरण करते हैं। उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अप्रस्फुरण रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, उसका नाम है टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, C2H5 का होल 4 और यहाँ पर आपका Pb हो गया। इसके और क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन बना देगा
कि प्रस्फुरण रोधी कार्बनिक यौगिक का आप यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है, तो C2H5 का होल 4Pb। अब आपको ये पता हो गया कि प्रस्फुरण यौगिक यदि कोई पूछ दिया जाए प्रस्फुरण रोधी यौगिक के बारे में, तो आप इसी को लिख देना टेट्रा एथिल लेड। यदि सूत्र पूछा जाए C2H5 का होल 4, यानी यहाँ पे लेड है, Pb है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, सिस प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2 संकुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? एंटी कैंसर के रूप में। हीमोग्लोबिन आयरन किस प्रकार का यौगिक है? तो एक संकर यौगिक होता है। डाई एथिल जिंक एक कार्बधात्विक यौगिक है। डाई एथिल जिंक बच्चों, डाई एथिल जिंक मतलब C2H5 का होल ट्वाइस और ये आपका जिंक। ठीक है, डाई एथिल जिंक बोला है ना, डाई एथिल जिंक, इसलिए कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं? यदि एक नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और धातु परमाणु के बीच बंध बनता है, तो वहां पर आपका जो यौगिक है कार्बधात्विक यौगिक कहलाएगा। किसी भी यौगिक में कार्बधात्विक यौगिक होने का पहचान है कि कार्बन परमाणु जो है सीधे धातु के साथ सहसंयोजी या उपसंयोजी बंध बनाए। यहाँ पर एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, तो इसका 4 निगेटिव होगा, पक्षांतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, देखिए कोबाल्ट का X हो जाएगा, इसका 4 निगेटिव होता है, बराबर में -1 आयन है ना, -1, तो X बराबर +4 -1, तो X बराबर आपका +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा। डाई बेंजीन क्रोमियम की संरचना कैसी होती है? तो सैंडविच होती है। कैसी होती है बच्चों? सैंडविच होती है। देखो यहाँ पर 4 कार्बोनिल जुड़ा है, तो मतलब S में 1 हो जाएगा, P में 3, तो इसमें जो संकरण होगा sp3 हो जाएगा। कैल्शियम के EgTA के साथ बने संकुलों का उपयोग किस धातु के विषैलेपन को दूर करने में किया जाता है? तो लेड धातु के विषैलेपन को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। द्विदंतुल लिगेंड का उदाहरण कोई दो, जैसे ऑक्जेलेट है एथिलीन डायमीन, द्विदंतुल लिगेंड। उदासीन लिगेंड का उदाहरण 2-4 उदाहरण दे दिया। अमोनिया हो गया, एक्वा जो पानी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे कार्बोनिल के नाम से जानते हैं, फास्फीन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, थायोकार्बोनिल हो गया, ये आपके मतलब उदासीन लिगेंड है। इसी प्रकार से धनात्मक लिगेंड यदि पूछ दे, धनायनिक लिगेंड नाइट्रोनियम हो गया, नाइट्रोसोनियम हो गया, हाइड्रोजीनियम हो गया। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है ये उदाहरण। अब जैसे ऋणात्मक लिगेंड आपसे पूछेगा कोई, तो आप बता सकते हो साइनाइड है ना, और नाइट्रेटो है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऋणात्मक लिगेंड है, लगभग 15 से 20 ऋणात्मक लिगेंड है। ठीक है, आइसोसाइनाइड है, थायोसाइनेट है, आइसोथायोसाइनेट है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, ये सब निगेटिव आयन है। और धनात्मक लिगेंड ये नहीं है, बल्कि ऋणात्मक लिगेंड के एक दंतु ऋणात्मक लिगेंड साइनाइड आप लिख लेना, आइसोसाइनाइड हो जाएगा, थायोसाइनाइड होगा, आइसोथायोसाइनाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, नाइट्रो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, एमिड, इमिडो, एसीटेटो, है ना, ऑक्साइड, पराक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, थायोसल्फेट, कार्बोनेट, ये सारे क्या हैं? आपके ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड है, जिन्हें तो आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में अच्छे से पढ़ा होगा। सबसे बड़ी बात होती है भाई साहब आपका बेसिक कितना है। यदि आप हमारे साथ रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए मैं गारंटेड कहता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका बच्चों EAN नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो है जिसे देख लेना आप लोग। संयोजकता बंध सिद्धांत किसने दिया? पॉलिंग ने दिया था। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? बेथे एवं बान ने दिया था, बेथे एवं बान ब्लेक दिया था। ठीक है, अब जैसे कुछ और हमारे पास यौगिक है, एथिलीन डायमीन का सूत्र आपको पता होगा, CH2NH2 CH2NH2। एथिलीन डायमीन, जैसे एथिलीन डायमीन का क्या होता है? CH2NH2 CH2NH2। एथिलीन डायमीन यदि कोई पूछ दे, आपसे कोई पूछ दे पोटास एलम क्या है? फिटकरी का सूत्र मैं 25 नंबर में यहाँ पर बोलता हूँ, फिटकरी मतलब पोटास एलम। बताओ फिटकरी का सूत्र, तो यहाँ पर लिख देना K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये आपका फिटकरी है। यदि आपसे कोई पूछ दे 26 नंबर में इसका कार्नेलाइट, क्या
कार्नेलाइट, ये आपके क्या है भैया, द्विक लवण है। कार्नेलाइट का सूत्र बताओ। कार्नेलाइट का होता है KCl MgCl2 इंटू 6H2O। जरूरी है ना, कुछ चीज़ें ऐसी है भाई साहब जो आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन त्रैमासिक में भी पिछले बार पूछा गया था कि धनायनिक संकुल बताओ, धनायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल, उदासीन संकुल का उदाहरण। चलो मैं अभी यहाँ पे बता ही देता हूँ। यहाँ पर बच्चों 27 नंबर में आप लोग लिखेंगे धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल मतलब ऐसा कोई भी संकुल जिसमें धन आयन हो, उसे हम धनायनिक संकुल बोलेंगे। फिर एक ऋणायनिक संकुल। संकुल 3 प्रकार से होते हैं मुख्य रूप से, धनायनिक, ऋणायनिक, और एक आपका हो जाएगा उदासीन। उदासीन संकुल में क्या होगा बच्चों, एक ऐसा संकुल जिसमें किसी भी प्रकार से आयन ना हो। उदाहरण के रूप में जैसे धनायनिक की बात की जाए तो कोबाल्ट है H2O का होल 6, फिर आपका ये +2 है। ठीक है, और एक उदाहरण ले देता हूँ, निकिल है NH3 का होल 6। ठीक है, नहीं दिख रहा भाई, चलो दिखेगा दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, और इधर ना दिखा हो भाई तो ले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना दिखा हो तो। यहाँ पर आपका होगा बच्चों लगभग 2 पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋणायनिक संकुल, जैसे आपका Fe है Cn का होल 6। ठीक है, इसमें आपका 4 नेगेटिव। और उदाहरण आप लिख लो, कोबाल्ट है Cn का होल 6, इसमें आपका 3 नेगेटिव। तो इसमें धनात्मक आयन है तो इसलिए धनायनिक संकुल हो जाएगा। ठीक है, अब उदासीन के लिए इसमें किसी प्रकार से आयन नहीं, जैसे निकिल हो गया, अभी आप कार्बोनिल का देखें ना, ये आपका उदासीन संकुल है। ऐसे आप लिख लो, कोबाल्ट हो गया NH3 हो गया का होल 6 और Cl3, ये आपका क्या है, उदासीन संकुल। तो इस प्रकार से संकुलों के बारे में जानना जरूरी है। अब इस चैप्टर से मुख्य रूप से 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, संलग्नी किसे कहते हैं, इसका आप लोगों का होमवर्क है। संलग्नी किसे कहते हैं, 28 नंबर में आप लोग लिखेंगे संलग्नी। संलग्नी मतलब बच्चों लिगेंड, लिगेंड की परिभाषा, लिगेंड की परिभाषा बताओ किसे कहते हैं लिगेंड। चलो एक शब्द में बता देता हूँ कि कोई भी परमाणु, आयन या अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सके वो लिगेंड कहलाएगा। जो केंद्रीय धातु परमाणु को कम से कम 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सके, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़े में ही इलेक्ट्रॉन देते हैं, वही लिगेंड कहलाते हैं। यदि जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं तो लिगेंड नहीं कहलाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के मुख्य रूप से जो हमें लगा कि इन ऑब्जेक्टिव को तैयार कराना चाहिए तो आप लोग कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। IUPAC नॉमेनक्लेचर इस जो हमारा चैप्टर है इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही हेल्पफुल है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर तैयार कर लें। और डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक रहेगा, ऐप भी डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो एक छोटा सा अमाउंट रहता है हमारे नोट्स के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे ही दिया है 96 85 29 91 49। प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं, इससे बच्चों हमारा भी मदद हो सकता है और आपका भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।